देखो फायरबेस के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ नजर आ रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। सारे आपके काम इस वक्त काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास, इतने अच्छे हैं। यानी आप अपना सर्वर भी लिख रहे हैं तब भी फायरबेस की एक दो चीज में लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो जरा समझते हैं कुछ एक दो प्रोडक्ट। होस्टिंग आपको फ्री में मतलब फ्री में तो नहीं होती है, मिल जाती है आपको होस्टिंग। ये पीके को होस्ट नहीं करते लेकिन .com कोई भी इंटरनेट डोमेन ये होस्ट कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब ईमेल पासवर्ड जो मैंने आपको कहा, फेसबुक गूगल वो सारी चीजें आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए होंगी। क्लाउड फंक्शन, मैंने आपको एक बात बताई, क्लाउड फंक्शन का क्या मतलब है कि जो आपको फायरबेस एपीआई नहीं देता लेकिन आपको जरूरत पड़ गई है कि कोई ऐसा कोड हो, समझ रहे हैं आप। मैंने कहा ना कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन नहीं है, जो आपको बनानी ही पड़ती हैं, तो वो आप फंक्शन बना के क्लाउड फंक्शन पे डिप्लॉय कर देते हो। अब आप उसको यूआरएल से कॉल करा सकते हो, समझ गए। क्लाउड स्टोरेज जहां पे आप फाइल वगैरह अपलोड करोगे। फायर स्टोर, अच्छा कुछ इसमें नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनकी मेरे पास मालूमात नहीं है अभी, लेकिन वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे और ये नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं। फायर स्टोर आपका डेटाबेस है, ये आपका है NoSQL डेटाबेस है। फायरबेस में दो डेटाबेस हैं, अगर आप देखो तो एक रियल टाइम डेटाबेस है, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं, और एक है फायर स्टोर। आपने यूज करना है फायर स्टोर। मैं एक चीज बस चेक कर लूं कि ये इन्होंने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया है, ठीक है। असल में जो बच्चों ने डेटाबेस बनाया था ना वो था रियल टाइम डेटाबेस, जिसकी मैं बात कर रहा था। डेटाबेस होता है या तो एसक्यूएल या NoSQL। देखेंगे अभी, सही है, बताता हूँ। सर्वर रियल टाइम इसमें भी है, फायर स्टोर में भी है, उसका नाम रियल टाइम है, सही है। रियल टाइम ये भी हो सकता है। रियल टाइम डेटाबेस सिंपल एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन समझते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट की शक्ल में डेटा उसमें रखा हुआ है, तो उसमें डेटाबेस की कॉम्प्लेक्स क्यूरीज और बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत मसले मसाइल थे। तो खैर, लेकिन उस वक्त भी ये इतना पॉपुलर था कि गूगल ने इसको अक्वायर किया, लेकिन गूगल को एक दो साल में रियलाइज हुआ यार कुछ नया करना चाहिए, तो उन्होंने फायर स्टोर बना दिया। तो आपने यूज करना है फायर स्टोर। अब एसक्यूएल और NoSQL में फर्क ये होता है, नाम से क्या लग रहा है कि जो भी एसक्यूएल की होगी वो क्या होगा, NoSQL, ये लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले मैं आपको बताता हूँ एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल होता है टेबल बेस्ड डेटाबेस। एक्सेल अगर मैं बोल दूं कुछ इस तरीके का ही डेटाबेस होता है, जैसे रोल नंबर, यूजर नेम, कुछ इस तरह का ही डेटा होता है बस, और नीचे उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी सारी, समझ गए। टेबल बेस्ड डेटाबेस होता है, सही है, जो कि ऑब्वियसली क्या कहते हैं, NoSQL में क्या होता होगा फिर। एसक्यूएल तो समझ में आ गया, जो भी टेबल नहीं होगा वो NoSQL होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो वो तो जेसन भी है। रियल टाइम डेटाबेस जिसकी हम बात करें, तो देखो टेक्निकली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जेसन नहीं होता, बीसन होता है। बीसन ये वर्ड है, बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इस तरह से कुछ है, बीसन है। इसमें क्या होता है, ये दिखने में आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसे ही दिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ हिडन फंक्शन और हिडन फीचर्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूरीज भी आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। यानी कि मुश्किल काम भी आप इसमें बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अभी करेंगे भी, आज तो शायद हम ऑथेंटिकेशन देखेंगे, लेकिन फ्राइडे की क्लास में कोशिश करेंगे डेटाबेस पे भी थोड़ा बहुत काम करें, ठीक है। NoSQL में, MySQL में तो MySQL की बात नहीं करी मैंने SQL का वर्ड यूज किया था। SQL मीन टेबल बेस्ड डेटाबेस, NoSQL मीन मोस्ट प्रॉब्ली उसमें बीसन होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखता है, जैसा मैंने आपसे कहा, या जेसन की तरह दिखता है, बट वो जेसन नहीं होता, उसमें कुछ हिडन फीचर होते हैं। जेसन में तो प्लेन ऑब्जेक्ट होता है, बट ये बीसन इसलिए है क्योंकि इसमें एडिशनल फीचर होती है कुछ, सही है। और
एसक्यूएल में फिर बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल है, माईएसक्यूएल है, बहुत सारे होते हैं। इसी तरह नो एसक्यूएल में बहुत सारे होते हैं, जैसे फायरस्टोर हम यूज करने जा रहे हैं, इसके अलावा मंगोडी भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कैटेगरी है एसक्यूएल या नो एसक्यूएल। अच्छा, ये इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं रन में आऊँ तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ चीजें लगाई हैं। क्लाउड मैसेजिंग पुश नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है। क्रैश लेटेक्स, अगर आपकी ऐप आपने यूजर को दे दी है और आप चाहते हैं कहीं पे भी ऐप क्रैश हो जाए, तो पता तो लगे कि ऐप इस यूजर के पास क्रैश हुई है, क्या एरर आया था। बात समझ रहे हैं आप? मेरी एक ऐप है, वो लॉन्च हो चुकी है, लाखों लोग यूज कर रहे हैं, बट क्रैश हो रही है। वो मेरी एक ऐप है, यूज कर रहे हैं, क्रैश हो रही है। मुझे पता कैसे चलेगा? 1-1 लाख लोगों से मैं कनेक्ट थोड़ी कर सकता हूँ। या सपोज करें किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट करके बता दिया भाई तुम्हारी ऐप क्रैश हो रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगा क्या एरर है? अब वो ऐप प्रोडक्शन में लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्रैश लेटेक्स लगा देता हूँ। एक प्रोडक्ट है, उससे क्या होता है कि यूजर की ऐप जिस जगह पे क्रैश होगी, तो वो जो एरर आता है ना, जो कि आपको रेड कलर का एरर आता है, वो एरर मेरे पास फायरबेस में आ जाएगा। उससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे पता लगेगा कि ये एरर आ रहा है, इसको जाके डिबग करना है। समझ गए? एनालिटिक्स अलग चीज होती है। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि मेरे यूजर क्या क्या फीचर ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम बात करें क्रैश लेटेक्स की, जहां पे क्रैश हो गया वो पता लग जाता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और इतनी सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद प्राइसिंग देख लो एक नजर। यूज तो फ्री वाले ही करना है। क्या कह रहे हो? 5 GB तक फ्री दे रहे हैं। 5 GB बहुत होता है, ठीक है। एक दिन में 10 SMS भेजे गए फोन ऑथेंटिकेशन के लिए, तो बहुत कम है यार। मेरे ख्याल से टेस्टिंग के वक्त शायद भेजे गए, वो आपको बता देगा। टेस्ट डेवलपमेंट के दौरान फ्री में करते रहो। देखेंगे फिलहाल फाइल स्टोर 1 GB का डेटा आप सेव करा सकते हो। ये डेटा की बात हो रही है, फाइल्स की बात नहीं हो रही। टेक्स्ट डेटा की बात हो रही है, तो 1 GB बेइंतहा होता है। टेक्स्ट की बात हो रही है, समझ गए? स्टोरेज प्रोफाइल पिक्चर वगैरह तो आप स्टोरेज में रखोगे ना, तो वो स्टोरेज का है भाई। स्टोरेज तो मेरे दिख नहीं रहा, चला गया काम गया ये नहीं यार, ये नहीं। इस तरह एक प्रोडक्ट है, ये है ना, इसके पैसे वैसे लगा दो भाई। प्रोडक्ट्स इसमें कहीं पे नजर आएगा स्टोरेज का। तो 5 GB तक आप फ्री में अपलोड कर सकते हो। 1 GB एक दिन में डाउनलोड हो जाएगा, और इतनी सारी चीजें फीचर है, ठीक है। बाकी आपको फिर पैसे वैसे देने पड़ेंगे, तो जाहिर है कि आप फ्री में यूज करने वाले हो, ऐसा ही है ना। ये पैसे देने हो तो दे देना, तुम्हारी मर्जी। ये चलेगा गूगल की ऑथेंटिकेशन पे। साइन इन कर लेते हैं जरा जल्दी से। मुझे मेरा पासवर्ड याद हो। मैं भी बहुत टाइम के बाद फाइबर काम कर रहा हूँ, काफी टाइम से मैं एसजीएस पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू यार। पासवर्ड पता लग भी जाएगा तो कुछ खास नहीं कर पाओगे तुम लोग। क्या कह रहे? अरे मेरे काम की इंफॉर्मेशन इसी मेल पर रखते ही नहीं। मैंने अपनी जो है ना पेमेंट वाली सारी ईमेल अलग बनाई है, पैसों वाले लेन वाली ईमेल, उसमें मेरा नाम तक नहीं आता। किसी को ईमेल लग भी जाए तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसकी है। पैसों वाले सारे काम मैंने अलग रखे हैं। बहरहाल ये भी इम्पोर्टेंट ईमेल है। तो जब मैंने लॉगिन कर लिया तो 2 टैब्स आपके काम के लॉगिन करने के बाद। आप भी लॉगिन करोगे घर पे जाके, 2 टैब आपके काम के, एक है गो टू कंसोल और एक है डॉक्स। डॉक्स में आप बिल्ड में आओगे, अभी ओवरव्यू में भी चलेगा तो बिल्ड का ऑप्शन आएगा, कोई मसला नहीं है, आप कहीं से भी चले जाओ। तो फालतू चीजें बंद कर देते हैं। 2 चीजें, एक कंसोल है और एक है आपकी डॉक्स है, ठीक है। डॉक्स में जो प्रोडक्ट आप यूज करना चाह रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको मिलेगी। राइट नाउ हमें बिल्ड में जाना है और ऑथेंटिकेशन को यूज करना है, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं।
मैंने क्या बोला, कुछ भी फ्री नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट तो आपकी फ्री में हो जाएगी। जब जरूरत पड़ेगी पैसे देने की तो उस वक्त जो है आप कमाने भी लगोगे। अच्छा, कुछ फीचर इसमें ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि पैसे भले मत दो लेकिन क्रेडिट कार्ड अपना लगा लो। कुछ ऐसे फीचर इन्होंने इसमें रखे हुए हैं कि वो हैं तो अभी फ्री, लेकिन वो आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप अपना क्रेडिट कार्ड ना या डेबिट कार्ड ना लगाओ। वो चाहते हैं ना कि तुम भाग ना जाओ उधार लगा के, बिल चढ़ता जाए और तुम भाग जाओ। समझ आप बात को? तो है वो फ्री, लेकिन अपने बैंक अकाउंट कनेक्ट करो, क्योंकि वो वाले फ्री है, दूसरे जो पेड है उसके लिए काट लेंगे ना, किसी न किसी तरीके से आपके बैंक तक इनको रसाई मिल जाए। सही है, छोटा काम नहीं करते, कच्चे खिलाड़ी तो नहीं, गूगल वाले बैठे हैं ये। सही है, तो आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दिया क्योंकि मेरा ख्याल है फोन दिख नहीं रहे आपको यार। जूम कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, रेजोल्यूशन चेंज कर देता हूँ। आप सही है? अच्छा जी, बिल्ड में हमें अभी ऑथेंटिकेशन पे काम करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये कि फायरबेस आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज या मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, ऑथेंटिकेशन में आपको iOS पे लगाने का ऑप्शन दे रहा है, एंड्रॉइड पे लगाने का दे रहा है, फ्लटर पे लगाने का दे रहा है, वेब पे दे रहा है, C++, यूनिटी, एडमिन मतलब बैकएंड या सर्वर पे अगर यूज करना है तो इतनी सारी लैंग्वेजेस, मोस्ट पॉपुलर सारी चीजें मिल रही हैं आपको। आप वेब में जाओगे क्योंकि आपको वेब पे लगाना है, ऐसा ही है ना? आप वेब क्या कह रहे हो? तो वेब क्या होता है? वेब कौन सी दुकान बनाते हो? सिंधी में बनाते हो? वेब फाइबर्स पे बनाते हो ना, सॉरी वेब जावास्क्रिप्ट पे बनाते हो ना। तो हम आए हैं बिल्ड में, डॉक्यूमेंटेशन में, और वहां पे हम आए वेब के अंदर। ठीक है, अभी हम ऑथेंटिकेशन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। देखो दोबारा से देख लो जरा, घर पे आप लोग पहली दफा कंफ्यूज हो जाओगे। डॉक में गया हूं मैं, डॉक में बिल्ड में गया हूं, बिल्ड में हमें अभी ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन में भी वेब पे देख रहे हैं। सही है, अगर आप भूल भी जाओ तो डू एज डायरेक्टेड पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ जाना है। iOS पे तो काम ही नहीं कर रहे अभी, हम तो वहां जाके करोगे क्या? थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। अभी सिर्फ ऑथेंटिकेशन पढ़ने जा रहे हैं तो वेब पे आ गए क्योंकि वेब में लगाएंगे। कंसोल पे क्या काम होता है? कंसोल पे ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सारे पुराने, ये बैच 8 का पड़ा हुआ है, और ये कुछ ऐप्स होंगी, मुझे भी याद नहीं है क्या है। हाँ नहीं, ये डेटाबेस है ना, ये चलेंगे थोड़ी यहाँ पे, यहाँ थोड़ी चलेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे भी हमें ये लिखा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, समझ गए? इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, मेरा ख्याल है गिनती के 8-9 प्रोजेक्ट आप फ्री में बना सकते हो, उसके बाद पैसे देने पड़ेंगे। तो 8-9 प्रोजेक्ट बन गए तो फिर क्या करोगे? एक नया ईमेल, एक नया फायरबेस। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, हम जब भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम क्लाइंट के लिए एक ईमेल जनरेट करते हैं, बना देते हैं क्लाइंट के लिए ईमेल, और उसके नाम से यूज करते हैं। तो ये जो आप ऐप देख रहे हो ये मोस्ट प्रॉब्ली मैंने नहीं बनाई होगी, ज्यादातर वो क्लाइंट की ईमेल से बनी होगी, अपने आप को मैंने उससे एक्सेस दिया हुआ होगा। ठीक है, ये शायद ये मेरी ऐप नहीं होगी, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया। बहरहाल क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट में आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो इस वक्त मैं इसका नाम दे रहा हूँ नेक्स्ट JS बैच 11। तो ये नाम हम चेक करके बताएगा कि ये है एग्जिस्टिंग तो नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने ट्रिविया एक ऐप का नाम रखा हुआ है और वही मैं यूज करूंगा, तो इसने ये भी सपोर्ट कर दिया। अच्छा, इसने नीचे का कोड चेंज कर दिया, ठीक है। इसने नीचे के जो नीचे जो नाम आ रहा है ना, ये URL में लगेगा, समझे? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तुम तो आगे बैठे हो फंस रहो में, यहाँ पे है कुछ, सही है। तो ये URL बनता है, ऊपर वाला सिर्फ नाम है डिस्प्ले का। तो यहाँ पे आते हैं तो हम दे देते हैं फिलहाल अभी तो इसको रेलेवेंट नाम दे देते हैं कुछ, क्या नाम है, नेक्स्ट JS बैच 11, ठीक है। और उसके बाद ये चेक वेक करके बता देगा अवेलेबल है तो कंटिन्यू करेंगे,
कंटिन्यू करने के बाद कुछ चीजें ये कह रहा है, मैं कह देता हूँ कि अभी मुझे एनालिटिक्स नहीं चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, किसी भी क्लाइंट का बनाओगे, तो ये आपको चाहिए होगा। सही है, छोटा सा प्रोजेक्ट हो या बड़ा सा प्रोजेक्ट हो। मैं तो अभी टीचिंग कर रहा हूँ आपको, मुझे ना एनालिटिक्स चाहिए ना क्रैश एनालिटिक्स चाहिए। आप क्रैश हो गए तो मुझे मतलब क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। कौन सा मैं इसको होस्ट करने वाला हूँ जो भी आपको पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड बना लेना है। उनमें से एक चीज है कि अपनी हर ऐप में एनालिटिक्स और क्रैश एनालिटिक्स होनी चाहिए आपकी। बिजनेस करना मकसद होता है, ऐप बनाने का मकसद भरमबाजी करना नहीं होता है, बिजनेस मकसद होता है। तो बिजनेस आप अपनी ऑडियंस को जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप अपने हर प्रोजेक्ट को बनाएंगे, चाहे वो क्लाइंट $10 दे रहा हो या $100 दे रहा हो या $1000 दे रहा हो, ये आपका इनेबल होना चाहिए, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है अभी, तो मैंने नहीं किया। क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है मेरा, ठीक है। अच्छा देखो, एक फंक्शन है मिसाल के तौर पे, क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड, मिसाल दे रहा हूं। वही फंक्शन मैं यूज करूंगा, वही उमेर, हारिस, मुनीर सब ये यूज करेंगे, अहमद, अनस सब ये फंक्शन यूज करेंगे, जैब भी वही फंक्शन यूज करेंगे। तो दो एप्स में डिफरेंशिएट करना चाहिए ना। फायरबेस भी एक सेंटर है, बात समझ रहे हैं। फायरबेस एक सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, उसमें सारे यूजर रजिस्टर हो रहे हैं, मेरी ऐप के भी आपकी ऐप के भी। तो एक यूजर ने मेरी ऐप पे लॉगिन किया, वो आपकी ऐप से जाके यूज कर रहा है। गड़बड़ समझ रहे हैं आप। तो ऐसे नहीं चलता। सेंटर पॉइंट तो है फायरबेस, लेकिन हर ऐप के लिए अलग अलग जगहें बनाई हुई होंगी, हर ऐप के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए होंगे। जैसे अभी हम क्रिएट प्रोजेक्ट में हमने किया है ना, ये क्रिएट प्रोजेक्ट हमने किया ही इसलिए कि हमने कहा है फायरबेस को इस प्रोजेक्ट के लिए सारी चीजें बना दो जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा, और उसी में वो सारी चीजें रखना, ठीक है। तो अब मैं फायरबेस की जो भी चीजें बनाऊंगा वो सब यहीं पे आएंगी इसके लिए। सब समझ गए? आइए जरा, प्रोजेक्ट मेरा रेडी हो गया। जब प्रोजेक्ट कंसोल पे रेडी हो जाता है तो उसकी यूआई कुछ इस तरीके से दिखती है। साइड पे कुछ चीजें आती हैं और यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं। मैं दोबारा से एक दफा आपको दिखा देता हूँ। कंसोल पे जब आते हो तो ये आता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो ये अलग अलग फोल्डर बने हुए। मैं अपने नेक्स्ट बैच 11 पे जाऊंगा अगर, तो वो इस तरीके से दिख जाएगा, और यही हमारे काम का है। समझ गए? सबको दिख गया? हमारे हम यहाँ सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है, लेकिन हमें क्या यूज करना है सिर्फ और सिर्फ अभी ऑथेंटिकेशन, बिल्ड के अंदर ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, ठीक है। वापस आते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू में, यहाँ पे, ठीक है। इसको अब यहाँ पे अब हम रुक जाते हैं। दो चीजें हमारे काम की थी, मैंने आपको बताई थी। पहला है डॉक, दूसरा है कंसोल। फायरबेस लॉगिन, जब आप फायरबेस पे काम करेंगे तो ये दोनों टैब आपके हमेशा ओपन रहने चाहिए। जिस तरह जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो कंसोल हमेशा ओपन होता है ताकि आप एरर देख सकें। तो फायरबेस में जब आप काम करेंगे या कोई भी ऐसा टूल जिसमें आप काम करेंगे जिसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, उसका वो कंसोल भी है, तो दोनों ओपन होने चाहिए। सही, अभी फायरबेस है। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी, आदत आप डॉक की लगाएं, क्योंकि डॉक चेंज हो जाएगी, फंक्शन चेंज हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कहाँ से ढूंढे। तो आप जाओगे यहाँ पे वेब में ऑथेंटिकेशन में जाओगे, आपको पूरा क्लोज करके एक चीज का कोड मिल जाएगा। आप अभी देखेंगे मैं भी कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, और ये कॉपी पेस्ट यही चीज है, उन्होंने बना के दिया ही इसलिए कि आप यूज कर लो बस, ठीक है। तो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जेएस की प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हमने लोकल होस्ट पे लाइव किया हुआ है थोड़ी देर के लिए। मैंने इनकॉर्पोरेटर को ओपन किया है ताकि मैं अगर ईमेल अपना गलती से ना भूल जाऊँ। ये मेरी नेक्स्ट जेएस है। मुझे अच्छा, इसमें एक दफा दोबारा आते हैं, डॉक पे ही आते हैं। इसमें गेट स्टार्टेड को जरा एक नजर देख लेते हैं। गेट स्टार्टेड में इन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने का तरीका बताया होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। नहीं बताया कहाँ से? नहीं बताया। वैसे तो मुझे जुबान में याद है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ, ओवरव्यू में शायद दिखा है। इंट्रोडक्शन,
यही गेम है आपका कि डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है ये ढूंढना, बाकी तो कोड जो बना हुआ है आप कॉपी पेस्ट ही करोगे। तो अभी हमें नहीं मिल रहा कि लाइब्रेरी में वो कमांड्स काम नहीं है इंस्टॉलेशन की। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया कि यहाँ से ये रहा शायद इंस्टॉल फायरबेस गेटिंग स्टार्टेड में था, मैंने शायद तेजी से स्क्रॉल कर दिया था। मैंने इसको नए टैब पे ओपन किया है तो ये मुझे बता रहे हैं सबसे पहले अपना फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, जो हमने कर लिया है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हमें बता रहे हैं अपनी ऐप को, अरे यही बता रहे हैं सर, क्या कह लो, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ये मैंने शायद नहीं किया अभी, वो करूँगा मैं, इसका क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, उसमें आपको फायर जिस चीज़ का एसडीके है ना उसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमें फायरबेस की एसडीके चाहिए, मतलब फायरबेस में जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो सब हमें मिल जाए, सही है। तो अभी इसको थोड़ी देर में देखते हैं। मैं कमांड तो मुझे दिख गई, मैं कुछ और देता हूँ, चलो इसको थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, कमांड चलाते हैं हमारी npm install firebase, और ये रहा हमारा नेक्स्ट फेज का प्रोजेक्ट। ये लाइब्रेरी किसकी है, प्रोजेक्ट के अंदर यूज होनी है ना, तो जो इंस्टॉलेशन जितनी भी लाइब्रेरीज की होती है प्रोजेक्ट के अंदर ही करते हैं आप। सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट जिस फोल्डर में होता है वो बाहर हो जाता है, बाकी सारी कमांड आपको अंदर चलानी होती है, npm i ये सारी चीजें। तो मैं npm i फायरबेस लिखता हूँ, ठीक है। इसको होने देते हैं इंस्टॉल। इसमें देखते हैं और भी लाइब्रेरीज हमें मिल जाए। क्या मिल गया भाई, अच्छा मुझे शायद अभी और लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, तो मैं उनको उठाऊंगा भी, सही है। फिलहाल मैंने फायरबेस इंस्टॉल कर लिया, देख लेते हैं वो भी है, हो गया, ठीक है। एक दफा क्विक रिवीजन करते हैं मैंने क्या क्या किया। फायरबेस लॉगिन करना है आपको अपनी जीमेल से, जीमेल करने के बाद कंसोल पे आना है और डॉट ओपन करना है, ठीक है। कंसोल पे आके आप अपना प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, नाम थोड़ा ढंग का रख लेना, और ये बात मैंने आपको बता दी कि इनकी 7-8 आपको फ्री में मिलेगी। अच्छा डिलीट करके आप नया बना सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप नहीं करना चाहोगे, आप नई ईमेल बनाते हैं नॉर्मली, क्योंकि आप पुराना डेटा भी रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। वो आपकी जरूरत के हिसाब से आप देखोगे, पैसे देके तो आप इससे बना दो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जब आप बना लोगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको अपने नेक्स्ट जेस में आके कमांड चलानी है npm i firebase, तो उससे फायरबेस आपके नेक्स्ट जेस में इंस्टॉल हो जाएगी। समझ गए, सबको समझ आ गई बात। अब आते हैं हमारे एसआरसी के अंदर, यहाँ पे एक ऐप का फोल्डर है। ऐप में क्या होगा भाई, सारे राउट्स डिफाइन हुए होते हैं, ऐसे ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स। इसमें क्या होगा, कंपोनेंट्स बनेंगे सारे। एक और फोल्डर बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, हमारी कॉन्टेक्स्ट से करेगी सारी चीजें होंगी, यही होगा। एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं फायरबेस। इसमें हम फायरबेस की चीजें रखेंगे सारी, ठीक है। फायरबेस में अच्छा ये हमारा बेस कोड है, इसको बंद कर देते हैं जरा। एसआरसी के अंदर फायरबेस में आते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ फाइल कॉन्फिग भी रख सकते हैं, मैं फायरबेस कॉन्फिग रख देता हूँ, फायरबेस config.ps, ठीक है। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ रखूंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हर यूजर हर प्रोजेक्ट के अलग होती है। जो कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ ये हर प्रोजेक्ट की अलग होती है। मिलेगी कहां से, आप अपने फायरबेस प्रोजेक्ट पे आइए, जो कंसोल आपने बनाया यहाँ पे आइए, और
फाइल की लिंक होती है भाई। मेरा पहले गैप मैंने बनाया नहीं है अभी, तो शायद इस पर क्लिक करोगे पहले आप, और जब इस पर क्लिक करोगे तो नाम बताओगे आपकी गैप का। देखो एक फायरबेस का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया, समझना मेरी बात को, वही डेटाबेस वेब पे भी यूज हो सकता है और एंड्रॉइड ऐप पे भी यूज हो सकता है, iOS ऐप पे भी यूज हो सकता है। जैसे फूड पांडा की ऐप है, फूड पांडा की ऐप पे आपने वेब पे लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस करा और मोबाइल पे जब लॉगिन करोगे तो ऑर्डर की डिटेल दिखेंगी ना, तो इसका मतलब डेटाबेस सेम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी वेब पे लगाना है, तो वेब क्रिएट कर रहा हूँ, वेब का नाम मैं रख देता हूँ Next.js बैच चला रहा है, और ये कह रहा है होस्टिंग करनी है अभी। मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ क्योंकि मुझे होस्ट करके भी आपको दिखाना है। अभी नहीं दिखाना तो कल तो दिखाना है, कभी तो दिखाना है, तो अभी इसको मैं यस कर रहा हूँ। अच्छा ये कह रहा है बाद में भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लो, तो चलो बाद में करेंगे। रजिस्टर करो। जैसे ही मैं इसको रजिस्टर करूंगा तो थोड़ी देर तक घूमेगा। मैंने इसको अनचेक किया है ताकि लोडिंग वोडिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। थोड़ा सा ये घूमे फिरेगा, उसके बाद ये मुझे बेसिक चीज़ें ला के दे रहा है। एक तो ये मुझे दे दिया कमांड कैसे इंस्टॉल कर लूँ, दूसरी चीज़ ये मुझे मेरे काम की चीज़ ला के दी है। क्या ये कह रहा है इसको इंपोर्ट करो। फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या इंपोर्ट किया है, ऐप की इनिशियलाइजेशन को, कि इससे मैं इनिशियलाइज करूंगा, और एक ये फंक्शन कॉल जब करूंगा तो इसमें मैं क्या दूंगा, एक ऑब्जेक्ट दूंगा। ये फायरबेस कॉन्फ़िग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यही वाला है, इस प्रोजेक्ट के लिए ये वाला है। अच्छा तो लग रहा है ये प्रोजेक्ट। ये कुछ सीक्रेट कीज वगैरह हैं। एग्जैक्टली ये कुछ सीक्रेट कीज हैं, कुछ खुफिया चीजें हैं, ISI के गुप्त मालूमात हैं, ये लीक नहीं होनी चाहिए वरना मुल्क की सलामती को खतरा हो सकता है। हाँ कंटिन्यू टू कंसोल आ जाए, भूल गया आप, मिस हो गया, गड़बड़ हो गई, कहाँ है यार प्रोजेक्ट। तो एक तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी मेरा ख्याल आएगा। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन मिस भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी ये आएगा, यहाँ पे जाओगे तो ये आएगा, ठीक है, ये मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कि आपको ना इसको थोड़ा सा जाके घर पे खेलना कूदना है, इधर उधर जाके। हमने क्या निकाला अभी, कॉन्फ़िगरेशन निकाली। अच्छा ये ऐप जो है ना, ये आप दूसरी फाइलों में यूज करने वाले हो, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सही है भाई, कोई टेंशन तो नहीं है। मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को दूसरी मुख्तलिफ जगहों पर यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक फाइल में हम सारा काम करेंगे नहीं Next.js पे, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। समीर ने बहुत ही प्यारी बात की, वो कह रहे हैं सही है, तो मेरी खुफिया मालूमात है और वेबसाइट तो जावास्क्रिप्ट पे होस्ट हो जाती है, सॉरी वेबसाइट पे होस्ट हो जाती है। यहाँ पे आसान हो जाए, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा जी देखो बेटा, ये आपकी खुफिया मालूमात है, ये इंफॉर्मेशन जिस किसी के पास चली गई वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। रूल सब जगह आ रहा है, सही है। और चूंकि ये वेबसाइट पे रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये वेबसाइट पे होस्ट आ चुका है। अभी हम प्लेन HTML यूज नहीं कर रहे, वरना मैं आपको एग्जैक्टली जगह दिखा देता कि बिल्ड बनी है, होगा नहीं तो पता नहीं कहाँ पे, देखते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पे, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं मिल जाए। नहीं आ रहा, चलो थोड़ा सा भरोसा कर लो, ठीक है, हो जाता, आ जाता है, ठीक है। सोचता है घर पे आना, ढूंढना मिल जाएगा यार। तो घर पर ढूंढना, टाइम ज़ाया नहीं करते इसमें। बहरहाल तो हमें इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हमें रखना चाहिए .env फाइल के अंदर। क्या रखना चाहिए? .env फाइल आप गिटहब पे पुश नहीं करते। अगर मैं आपको .git इग्नोर दिखाऊं,
तो इसमें कहीं ना कहीं पे रखा हुआ होगा, ये देखो रखा हुआ है। .env का मतलब ये है कि उसमें आपने डेवलपमेंट की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो रखी हुई है, गिटहब पे नहीं जाने दे रहे आप, ताकि आप उसको यूज कर सकें। और अगर आप किसी को डेवलपर को हायर करेंगे तो आप उसको मैसेज पे या अलग से दे देंगे कि भाई ये जो है आप यूज करें, समझिए। अगर आपने यहीं पे रख दिया तो फिर तो सब बंदे यूज कर लेंगे, तो आप इसको अलग रखते हैं। अच्छा, अब ये फाइल बनती कहाँ पे? ये रूट पे बनेगी। अच्छा, ये आप कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन Next.js में इसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट हुई भी होती है, बिल्ट इन होती है, इंस्टॉल्ड हुई भी है, सब कुछ हुई भी है। अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पर Next.js यूज करते हैं या कुछ भी आप कुछ करते हैं, तो इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है, उसका नाम है .env। उस लाइब्रेरी का नाम ही .env है, .env। तो उस लाइब्रेरी से आप अपने सारी इन्वायरमेंट को लोड करते हैं, ठीक है, फ्री है। लेकिन Next.js में शायद उन्होंने पहले से सब कुछ करके रखा हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाओ, एक फाइल बना लो .env, ठीक है। अब env के आगे आप जो भी लिखोगे डॉट के साथ, वो उस फाइल को रिप्रेजेंट करता है कि किस चीज का env है। तो लोकल का मतलब है लोकल डेवलपमेंट हो रही है, env.env .local का मतलब है लोकल डेवलपमेंट हो रही है। जब आप प्रोडक्शन में इसको रखोगे तो सिर्फ .env होता है, यानी जब कहीं पे आप अपने सर्वर को होस्ट करते हो या अपने ऐप को होस्ट करते हो तो उसका नाम सिर्फ .env कर देते हो। तो ये दोनों पे मेरा ख्याल चलेगा, Next.js की कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए सूटेबल है, .env हो या .local हो, ठीक है। हमें क्या क्या, अच्छा अब इस पे काम कैसे होता है? जो भी आपकी वेरिएबल का नाम है वो लिखोगे आप बगैर किसी डिक्लेरेशन के, यानी कि बार लेट ये सब आने की जरूरत नहीं है, और आगे इक्वल करके उसकी वैल्यू दे दोगे। स्ट्रिंग का साइन अगर आप नहीं भी दोगे तो ये चल जाता है, ठीक है। मैं दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बंद करते हैं। ये मेरी API की हो गई। जो भी नाम आप दे रहे हो ना वेरिएबल का, कोशिश करो रेलेवेंट दो, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सही है, और इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इन्वायरमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन आ गई, ये गिटहब पे भी नहीं जाएगी। तो घर पे जब आप काम करोगे तो आप एक .env की फाइल बनाओगे और उसमें ये रखोगे, क्योंकि गिटहब पे कोड मिल जाएगा आपको, लेकिन ये नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, वो भी कर सकते हैं आप, उसमें और इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िग में और भी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ इतना नहीं होता। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं नहीं उसको सेटअप कर रहा ना, क्योंकि Next.js में मेरे लिए करके रखा हुआ है, सही है, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। कॉन्फ़िग में और भी चीजें होती हैं, देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, तो अभी जरूरत नहीं है। जिस भी वेरिएबल का आपने नाम रखा है ऐप के अंदर उसको यूज करोगे आप, पहले आप एक कीवर्ड लिखोगे process.env, उसके बाद अपने जी इन्वायरमेंट का शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म process.env लिखोगे, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे। तो मैंने इसी नाम के वेरिएबल रखे हैं जो भी यहाँ हैं, समझ गए? जो भी मैंने नाम रखा है उसको वही रखना पड़ेगा मुझे। मैंने एक नहीं रखा है, मैं भी चेंज करूंगा और डोमेन कर दूंगा, इसको प्रोजेक्ट आईडी कर दूंगा, इसको स्टोरेज बकेट कर दूंगा, ठीक है। और अब देखो, समझो मेरी बात को बेटा, अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ होता, कुछ भी बना सकते हैं हम, मैं यहाँ बनाता हूँ dp url और यहाँ मैं कुछ url लगा देता। तो इस dp url को मैं कैसे यूज करता? process.env.dp url, समझिए कि जो मैं नाम रख रहा हूँ उसी नाम से मुझे यूज करना है और ये यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन रख दी और इसी नाम को मैंने यहाँ पे process.env डॉट कर यहाँ पे हर जगह लगा दिया। ये मेरा कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बन गया, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। जरा देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा मेरे पास, मेरी ऐप ही बंद हो गई है।
क्या किया मैंने? सॉरी यार, सर्वर बंद होगा, चला लो। दुआ करते हैं वगैरह काम रेडी हो गया, काम हो गया, चलिए कंपाइल होगा। ठीक है भाई, तो फायरबेस का कोई एरर आया नहीं, ठीक है सर की जो सिक्योरिटी वाली जो चीज आपने बताई थी इसको एमवी लोकल के मॉडल में डाल। जी जी, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन डॉट एमवी, ये हिडन फाइल होती है, ये वीएस कोड में तो आपको दिख रही है लेकिन शायद फोल्डर में ना दिखे, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ दिख रही है शायद हिडन फाइल इन्होंने डिस्प्ले की है ना, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो जिसको कॉल करेंगे ठीक है, वो यहाँ शो हो रही है, खैर मेरे पास लिरिक्स में शो नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट के अंदर से जो जिसको आप कॉल करोगे वो आइटम्स होंगी ना सर कॉन्टेक्स्ट। देखो जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज करो, ये इंफॉर्मेशन आपके फायरबेस से कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है। मेरा प्रोजेक्ट आप यूज ना कर लें तो उसके लिए मैंने इसको एमवी में रखा है। आप जब इस प्रोजेक्ट को उठाओगे तो आप घर पे जब आज गिटहब उठाओगे ना मेरा, तो आपको ये एमवी नहीं मिलने वाली, ये कोड आपको याद तो होगा नहीं अनलेस के किसी होशियार ने पिक्चर ही ना ले ली हो, ठीक है। अच्छा मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो ये आपको नहीं मिलने वाला। आप घर पे जब जाओगे तो आपको रूट पर बाहर कहीं पे यहाँ पे डॉट एमवी लोकल बनानी पड़ेगी, इसमें बनाकर आपको अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन पेस्ट करनी पड़ेगी अपनी फायरबेस से, जो प्रोजेक्ट आपने कंसोल बनाया होगा ना वहां से उठा के रखना पड़ेगा, फिर जाके काम बनेगा आपका, समझ गए। तो आइए जरा अभी देख एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ क्या बनाया, पहला प्रोजेक्ट, पहली फाइल क्या बनाई है, फायरबेस config.ts। दूसरी में बना रहा हूँ और या फायरबेस और कर, फायरबेस है ना वो फायरबेस ही कर देता है चीज में, फायरबेस और .ts, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे चाहिए ये वाला ऐप, ये कंपोनेंट नहीं है ना, कंपोनेंट थोड़ी टीएस की फाइल है। कंपोनेंट अगर हमारा होता है JSX या TSX का तो हम TSX नाम रखते हैं, ये नॉर्मल प्लेन टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। तो फायरबेस और पे जब मैं आता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए मुझे ऐप, बाकी चीजें तो बाद में चाहिए होगी, पहले तो वो एक ऐप का रेफरेंस चाहिए कि किसकी बात हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट में है ना, सही है भाई। हाँ नमाज के लिए चलते हैं, नमाज 4 मिनट में नमाज पढ़ के आता करना है, ठीक है। वेब को क्रिएट करेंगे तो वो आपको एक कुछ ऑब्जेक्ट देगा, कुछ कीज देगा, वो आपके काम की है। अगर वो मिस भी हो जाती हैं, लेकिन वेब का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाके आप अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके उसको ढूंढ सकते हो कि कहाँ है, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी चीज ये कि देखो डॉक पे जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, आप इनमें से कुछ भी चला रहे हैं उस पर फायरबेस लग सकती है। लगाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे कोई बच्चा भी मुझसे पूछ रहे थे कि HTML सपोर्टेड, HTML क्या मतलब है, वही कहना चाह रहे थे कि नेक्स्ट.js पे ना लगाएं, प्योर जावास्क्रिप्ट पे लगा लें। जैसे सभी पूछ रहा था मुझसे, सभी मुझसे पूछ रहे थे कि प्योर जावास्क्रिप्ट पे लगा लिए, पूछ रहे थे ना, इस तरह आजान पूछ रहा था मुझसे कि HTML पे लगेगी नहीं लगेगी। तो प्योर जावास्क्रिप्ट लगाने की आप बात कर रहे हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट वेब ही है ना, वेब पे चलाना चाह रहे हो ना, तो वो आप इस पे लगा सकते हो। अब कैसे लगेगा वो आपको देखना है। यहाँ पे npm इंस्टॉलेशन की जगह अगर आप सीरियल लगाओगे तो आपको ये लिंक दे रहा है, स्क्रिप्ट दे रहा है, ये कॉपी पेस्ट करके लगाओगे, ठीक है। ये तो खैर आपकी कॉन्फ़िग है, सीरियल आप लगा लोगे तो लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे हमने कहाँ से उठाया है, नोड मॉड्यूल से, लेकिन ये कहाँ से उठा रहा है, किसी URL से उठा रहा है इस वक्त। तो आप जाहिर है अब प्योर HTML जावास्क्रिप्ट पे अभी काम करने पे टाइम नहीं लगाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारा फोकस नेक्स्ट.js पर ही लगाओ, पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। तो हमने npm से नोड पहले फायरबेस इंस्टॉल की, जिस बच्चे का नहीं हो रहा तो बेटा नेट का इशू होगा, घर जाके करना। उसके बाद अपनी फायरबेस 2 फाइलें बनाई है अभी हमने, एक फायरबेस कॉन्फ़िग की जिसमें हमने अपनी इनिशियलाइजेशन करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, .env से आ रही है। API की कहाँ रखी हुई है,
डॉट एबी के अंदर एपीआई की के नाम से रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने आखिर में एक्सपोर्ट कर दिया क्योंकि कहीं भी फायरबेस की चीज यूज होगी वहां पे ये ऐप यूज होने वाली है। सर यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं, ये भी फाइल के अंदर जो हमने रखा है। अगर आपने इसका नाम रख दिया फिर उसको मंगाने के लिए ABCD, तो आप इसको फिर जब मंगाओगे तो इसका नाम ABCD से ही मिलेगा, सही है। process.in भी वैसे रहेगा, उसके आगे ABCD, जो नाम आपने रखा है वही रखोगे, सही है। अच्छा नहीं, ये तो प्रॉपर्टी का नाम है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। उसकी वैल्यूज को हमने जिस वेरिएबल में रखा है उसको चेंज कर सकते हो। तो बहरहाल यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन जब कर ली तो अब हम ऑथेंटिकेशन की तरफ आ रहे हैं और ऑथेंटिकेशन पे पहला काम करने जा रहे हैं। जिस भी फायरबेस का प्रोजेक्ट को आप यूज करोगे, आप सबसे पहले उसके यहाँ पे उसके कंसोल पे आओगे। फायर स्टोर यूज करना है तो फायर स्टोर में कहीं होगा, दिखने का ये रहा। फंक्शन यूज करना है तो ये रहा, होस्टिंग करनी है ये रही, स्टोरेज ये रही। अभी हमें क्या यूज करना है, ऑथेंटिकेशन। तो हम जो भी यूज करना है हम उस पर आ जाएंगे, दिख रहा है। ऑथेंटिकेशन पे आएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है सब कुछ, सारे प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट आपको यूज करना है उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूं कि गेट स्टार्टेड, कि ऑथेंटिकेशन में जाके स्टार्ट करो भाई, काम करना है। ये पूछ रहा है कि किस तरीके से आप करना चाह रहे हो ऑथेंटिकेट यूजर को। मैं कह देता हूं ईमेल पासवर्ड सिंपल वाला, सही है। ईमेल पासवर्ड होता है जी सर। गूगल फेसबुक हो तो यहाँ पे कहीं पे जाएंगे हम। अभी वैसे तो सभी पेड हैं, लेकिन अभी आप यूज करने के लिए डेवलपमेंट आपकी फ्री में हो जाएगी। हाँ नहीं करूँगा। आपको जो भी प्रोडक्ट यूज करना है, आप सबसे पहले उसके साइड कंसोल पे आओगे। देखो ये वही कंसोल है ना जिसपे थे आप। साइड में आप जो भी प्रोडक्ट यूज करना है उसके कंसोल पे आओगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे प्रोडक्ट डिसेबल हुए होते हैं। क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट में कोई एक चीज यूज करोगे, किसी में दो यूज करोगे, तो आप उसमें आपको ऑथेंटिकेशन यूज करनी है अभी फायरबेस की, तो आप ऑथेंटिकेशन के प्रोजेक्ट में आओगे, प्रोडक्ट में आओगे, ठीक है, ताकि आप उसको यूज कर सको। उसके बाद वो ऑप्शन आपको गेट स्टार्टेड का दे रहा था, उसमें जाओगे। अगर नहीं भी दे रहा हो, जैसे अभी इस वक्त अब सेकंड टाइम पे नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, साइन इन मेथड। इस पे जाओगे, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या इन तरीकों से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, एप्पल लॉगिन, ये 3 मोस्ट पॉपुलर हैं, बाकी भी होते हैं। ये तो बिल्कुल ही एडवांस चले गए, इसको तो छोड़ दो। ये कॉर्पोरेट कल्चर में यूज होते हैं, इसको तो अभी आप छोड़ ही दो। ईमेल पासवर्ड आप नॉर्मली यूज करते हैं तो इसमें आ जाते हैं। ईमेल पासवर्ड पे जब आप जाओगे तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अलाउ करना है या नहीं करना, तो मैं कहता हूँ इनेबल कर दो, ठीक है। इसको अभी हम डिसेबल ही रहने देते हैं। ये भी ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का एक तरीका होता है, लेकिन ये अभी हम यूज नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है आपने पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, जब भी आप लॉगिन करोगे ये नया पासवर्ड बना के आपकी ईमेल पे भेजेगा। उस ईमेल को चेक करके जब आप पासवर्ड लाओगे तब वो लॉगिन होगा। तो ये तो अभी हम नहीं करने आ रहे हैं, हम सिंपल अभी ईमेल पासवर्ड कर रहे हैं। तो मैंने ईमेल पासवर्ड को इनेबल किया और सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो अब साइन इन मेथड में ये आ गया इनेबल। दोबारा कभी डिसेबल करना हो तो डिसेबल, क्या करना, देखो ऑथेंटिकेशन ईमेल पासवर्ड से एक तो ये होती है, आपने पासवर्ड बना लिया, ईमेल भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया, लॉगिन कर लिया। एक और तरीका होता है कि पासवर्ड आप सेट नहीं कर रहे, हर टाइम पासवर्ड नया होगा, वो खुद बना के आपकी ईमेल पे भेजेगा। बहुत मोस्ट सिक्योर ऐप्स कुछ होती हैं जिनमें आपको इस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मेरा पासवर्ड अगर आपको पता चल भी जाए तो अगली दफा पासवर्ड लगेगा नहीं, समझिए। तो अभी हम उस लेवल पे तो नहीं जा रहे। जी मुझे क्या बोल रहे हो, हाँ लगाते हैं तो मल्टीपल को इनेबल करना पड़ेगा, तो मल्टीपल भी लगते हैं, मल्टीपल ही लगते हैं ज्यादातर, ठीक है। अभी हमने ईमेल पासवर्ड किया है बेटा, अभी हमारे पास ना तकरीबन 10 मिनट है, तो मल्टीपल तो नहीं लगा सकते एक भी लग जाए तो बड़ी बात है, सही है। तो आइए एक आने की कोशिश करते हैं। ईमेल पासवर्ड को हमने जब इनेबल कर लिया तो ये इनेबल लिखा हुआ आ गया हमारे पास। कुछ नया करना होगा तो हम दोबारा कर लेंगे, अभी हमें नहीं करना। तो ऑथेंटिकेशन को अभी हम रहने देते हैं। अब आते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन पे दोबारा। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास वेब पे आना है, हमें वेब पे गेट स्टार्टेड वाले स्टेप्स तो हमने फॉलो कर लिए हैं, ये कर लिया ना, इनिशियलाइज ऐप कर लिया है।
अच्छा, ऑथेंटिकेशन इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है, बट अभी अगर देखते हैं, अगर इन्होंने आगे नहीं किया हो तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इन्होंने आगे कुछ दिया ही नहीं है, वही वाला शायद इन्होंने रिपीट कर दिया। चलें, इसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो इन्होंने दिया है। फायरबेस ऑथ का एक फंक्शन इन्होंने दिया है जो मैं ऑथ के अंदर मंगा रहा हूं। दो चीजें दिख रही हैं आपको, क्या क्या दिख रहा है आपको? एक आपको दिख रहा है गेट ऑथ, और एक आपको क्या दिख रहा है? क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड। ये कहां से आ रहा है? फायरबेस की लाइब्रेरी से आ रहा है जिसका नाम है ऑथ। जो कॉन्फ़िगरेशन की चीज थी वो फायरबेस की लाइब्रेरी से आ रहा था जिसका नाम था ऐप। फायरबेस में हर लाइब्रेरी को इन्होंने तोड़ दिया, या हर प्रोडक्ट को उन्होंने तोड़ दिया अलग अलग फाइलों में, तो ऐप से कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी, बट इस बार हम ऑथेंटिकेशन मंगा रहे हैं तो वो ऑथ से आ रहा है। इसमें हमें सबसे पहला काम करना है गेट ऑथ में इन्होंने ऐप को पास कर दिया। गेट ऑथ को कॉल किया सर। वो तो मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ और देख रहा था। गेट स्टार्टेड में आते हैं, ये देख रहा था मैं, ऐप इन्होंने कॉल नहीं किया। ऐप की जरूरत होती है आपको, ये शायद मिस कर दिया हुआ इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में। ये जो आपने ऐप मंगवाई है ना बेटा, इसको यहाँ पे पास करना होता है, सही है, ताकि इसको पता लग जाए कि किस ऐप की ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है ऑथेंटिकेशन की? जिसमें ये सारी कीज हैं, ठीक है। तो हमने फायरबेस को कॉन्फ़िगर करने के बाद ऐप को अपनी एक्सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जितनी भी प्रोजेक्ट हम अभी यूज करने जा रहे हैं उसमें हमें ऐप को पास करना पड़ेगा ताकि इसको पता लग जाए किसकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फंक्शन बनाते हैं, दो फंक्शन बना लेते हैं जल्दी से, एक साइन अप का एक साइन इन का। तो पहला फंक्शन तो मेरे ख्याल इसने बना के दे दिया। ये एक मिनट, ये नहीं है फंक्शन। फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट साइन अप विद ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शन का कीवर्ड निकाल रहा है फंक्शन डिफॉल्ट, देख लेते हैं। देखो ये फंक्शन ये टाइप का रहा है, तो मैं इसको देता हूँ स्ट्रिंग, ईमेल भी स्ट्रिंग होगी। नहीं देखते हैं, जरूरत उनको करा देंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया है जो पैरामीटर मिलेगा एक ईमेल जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और पासवर्ड मिलेगा एक पासवर्ड जो की टाइप होगी स्ट्रिंग, और फायरबेस का एक फंक्शन कॉल होगा क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड। ये पैरामीटर में क्या क्या भेज रहा है? ऑथ। ऑथ कौन सा है? ये वाला, अच्छा, जिसमें गेट ऑथ कॉल किया है। ईमेल ले रहा है, ये कौन सा है? जो पैरामीटर में इस फंक्शन को हम पास करेंगे। पासवर्ड ले रहा है, कौन सा है? जो पैरामीटर में पास करेंगे। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो देन चलेगा। और हम क्या करेंगे अभी तो फिलहाल सिर्फ कंसोल कराते हैं, हम ज्यादा काम नहीं करा रहे, आज शायद टाइम नहीं बचेगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी यूजर को कॉन्टेक्स्ट में सेव कराने की कोशिश करूंगा। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर नहीं हुआ, कुछ एरर आ गया, तो एरर को भी कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट एरर मैसेज को कंसोल करा लेते हैं। हाँ, घर पे चला के देखना, ठीक है, और मुझे भी आगे बताना। एरर के कुछ कोड होते हैं, वो कोड दिया हुआ उसमें, सही है। हमने एक फंक्शन बना लिया अपना बेटा, उसके अंदर फायरबेस के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, कोई इशू है? अब इस फंक्शन, अच्छा इसकी तरह हमें एक और फंक्शन बनाना होगा जो जल्दी से जरा बना लेते हैं। इसका नाम होगा, वो साइन अप है तो ये क्या होगा? लॉगिन होगा, ठीक है। वो लॉगिन में भी ईमेल पासवर्ड ही चाहिए होता है। देख लेते हैं लॉगिन का फंक्शन क्या है। ये ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ फंक्शन का नाम क्या कर दिया है? साइन इन विद ईमेल पासवर्ड। ये इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इंपोर्ट जब करेंगे तो साइन इन विद ईमेल पासवर्ड आ जाएगा। इसको भी पैरामीटर में वही वाला और चाहिए, ईमेल जो पैरामीटर से आएगा, पासवर्ड जो पैरामीटर से आएगा, ठीक है। और इसको भी मैं कंसोल करा देता हूँ। यानी कि मैंने क्या चीजें चेंज की हैं, अगर आप गौर करें तो सिर्फ फंक्शन का नाम ही चेंज किया है। अब ये दोनों फंक्शन मुझे यूज करने हैं, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा मेरे पास, कोई एरर नहीं आ रहा।
जल्दी से मैं अपनी पेज पे जाता हूँ और ये दोनों फंक्शन इंपोर्ट करा के यूज कर लेता हूँ, और क्लास अगर स्टार्ट हो गई तो उनको बोलेंगे 5 मिनट वेट कर लें, रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे। ये हमारा होम पेज है जिसमें हम अभी कोई कंपोनेंट वगैरह में नहीं बना रहा, एक ही जगह पे पूरा लॉगिन साइन अप साइन इन बना रहा हूँ। कोई मसला तो नहीं है बेटा? घर पे जाएंगे तो आप कंपोनेंट वगैरह खुद बना लेंगे, ठीक है, ताकि हम एटलीस्ट कुछ चला के तो देख सकें फायरबेस की। अच्छा, इसमें हम यूज क्लाइंट लगा देते हैं। हेलो, और ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे 2 फॉर्म बना लेते हैं। एक का नाम हम रख देते हैं इनपुट टाइप ईमेल। क्या क्या चाहिए इसमें? हमें वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए? ऑन चेंज चाहिए, जिसमें हम एक फंक्शन देंगे और इसमें ई होगा, ई फॉर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अभी हम यूज करेंगे। और इस ईमेल के लिए हमें एक स्टेट भी बनानी होगी। कॉस्ट, थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ लेकिन फायरबेस पढ़ रहे हैं हम, स्टेट बनाना नहीं पड़ रहा है। ईमेल और सेट ईमेल, तो ईमेल में जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, सेट ईमेल में जो भी होगा वो यहाँ हम कॉल करेंगे, जिसमें हम क्या पास करेंगे? सही है बेटा? यहाँ पे मैं अभी लेबल कुछ भी नहीं लगा रहा टाइम की कमी की वजह से। इसी तरह ईमेल के साथ क्या चाहिए आपको? पासवर्ड, सही कर रहा हूं मैं? कुछ गलती करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और आखिर में एक बटन बना देता हूं। पहला बटन होगा साइन अप का, पहले साइन अप होगा तो फिर साइन इन होगा ना, सही है? अब सही है। पहला बटन होगा साइन अप का। साइन अप पे हमें क्या कॉल कराना है? ये वाला फंक्शन साइन अप वाला, ये कराना है। तो ये इंपोर्ट भी हुआ होगा, पहले हम इसको कॉल कराते हैं ऑन क्लिक, और इसको यहाँ कॉल करेंगे। ये कह रहा है कि ये तो मिल ही नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ इंपोर्ट कर लो। इसने इंपोर्ट सही जगह से किया है, फायरबेस ऑथ में ही रखा हुआ कोड, यही रखा हुआ है। इसको पैरामीटर में 2 चीजें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन में इसको कॉल कर दिया है, तो 2 चीजें दे देता हूँ, ईमेल और। अब सही है? जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी रखा हुआ मिलेगा इसको आपकी स्टेट में, ईमेल और पासवर्ड की स्टेट में, वो ये देख देगा कहां पे? फायरबेस के फंक्शन में। जरा चला के देखते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा। अगर तो चला के देखते हैं तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो देन चलेगा तो कंसोल में यूजर मिलेगा कि क्या रजिस्टर हुआ है और ये मैसेज मिलेगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर कोई हमने गलती की होगी तो ये है कि कैच चलेगा जिसमें हमें एरर का मैसेज मिल जाएगा। यही होगा ना भाई? तो दोनों को ही करके देखेंगे, एरर भी प्रोड्यूस करके देखेंगे और साइन अप भी करके देखेंगे। चलाते हैं जरा। अच्छा, इसने कुछ एरर तो दे दिया है पहले, मेरा ख्याल है इनवैलिड एपीआई कीज, इसको कीज नहीं मिल रही। तो एक काम करते हैं, क्या नाम रखा है? एबीसीडी चेंज किया था वो, यहाँ चेंज सही नहीं किया, सही तो कर दिया बेटा। स्पेस अलाउ नहीं होता शायद। नहीं, स्पेस पे सब अलाउड होता है। चलिए फिलहाल मैं टाइम बचाने के लिए इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। डॉट एनवी से लोड नहीं कर रहे, आप घर पे डॉट एनवी से ही लोड करोगे। डबल कॉमा चला दो भाई, ठीक है। एटलीस्ट मेरा एपीआई की से काम हो जाएगा। सारी चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं वक्त बचाने के लिए कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत की वजह से हम परेशान हैं, ठीक है। जल्दी से लॉगिन करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये वैलिड पासवर्ड है, ये वैलिड ईमेल है, तो एरर आ गया, फायरबेस एरर और इनवैलिड, ठीक है। वही जो कंसोल डॉट एरर था ना, वही है। क्या लिखा हुआ है? ईमेल चाहिए, ये कैच चला, ये चला,
यहाँ पे लिख के समझ गया ना आप कैसे मेरी बात। अब इसको सही कर लेते हैं, hello@gmail.com। तो सक्सेसफुली यूजर क्रिएट हो गया, वो यूजर का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया, यूजर का ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें यूजर की डिटेल होंगी, जैसे कि ईमेल में hello@gmail.com। अभी कोई और इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है हमने, अगर देते तो वो भी यहाँ मिल जाती, जैसे फोटो यूआरएल है, फोन नंबर है, वो सब मिल जाता। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। पासवर्ड आपको थोड़ी दिखाएगा वो, पासवर्ड आपको अपने डेटाबेस में ह्यूमन डेटाबेस फॉर्म में नहीं रखता है। यहाँ पे आते हैं हमारे ऑथ में, यूजर को अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ वो जितने भी आपके रजिस्टर्ड यूजर हैं वो यहाँ दिखेंगे। इस तारीख को ये बना है, इस ईमेल से आया है, ये उसकी आइडेंटिटी एक जनरेट हो जाती है। इसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, परसों बात करेंगे। अगर आपका यूजर परेशान कर रहा है तो उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। डिलीट आप नॉर्मली करना नहीं चाहोगे क्योंकि आप ईमेल आपके काम की है, मार्केटिंग कैंपेन चलाओगे आप, ठीक है, लेकिन आप डिसेबल कर सकते हो। तो अब वो आपकी ईमेल पे लॉगिन नहीं कर सकता, पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। चलिए अभी जल्दी से एक काम करते हैं, इसी ईमेल से दोबारा साइन अप करते हैं, सेम ईमेल से। तो ये क्या कह रहा है, ये ईमेल ऑलरेडी इन यूज है। क्या चीज है? मैंने कंसोल किया ना बेटा, अभी आप तो डायरेक्ट वही पे दिखाओगे, वो लॉजिक हमने नहीं बनाई अभी, लेकिन गूगल पे दिखाना कौन सी बड़ी बात है। परसों की क्लास में हम इसी कोड को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लगाऊंगा जिसमें हम एरर और मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ दिखाएंगे। आप सही कह रहे हो, कंसोल पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये पता लग रहा है कि हमारा कोड सही चल रहा है, फायरबेस से सही कनेक्टिविटी हो गई है, फायरबेस सही चल रही है। रियल वर्ल्ड में तो आप कंसोल पे थोड़ी दिखाओगे, ठीक है। साइन अप हो गया तो आपने ये देखा कि बेसिक वाली सारी वैलिडेशन वगैरह ये खुद ही कर देता है। एक नया यूजर बनाते हैं, hello 1, ये नया यूजर है और पासवर्ड लेकिन इसमें दे देता हूं 1, सिर्फ एक, देखते हैं क्या कहता है। कह रहे भाई पासवर्ड कम से कम 6 डिजिट का तो बनाओ, ये क्या बना दिया बच्चों वाला। तो ये बेसिक सारी चीजें देख रहा है, तो 6 डिजिट का कर लेना। साइन अप हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब जरा लॉगिन करते हैं। लॉगिन की जो इस वक्त मैं सब कुछ सेम रख रहा हूं, यानी कि सेम स्टेट सेम पेज यूज होगा, सिर्फ साइन अप की जगह लॉगिन विद ईमेल पासवर्ड यूज हो जाएगा। यानी कि एक ही पेज पे मैंने साइन अप भी करा दिया, उसी के बराबर में साइन इन भी करा दिया। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया। अगर साइन अप करना हो तो यूजर इस पर क्लिक करेगा, लॉगिन करना हो तो इस पर क्लिक करेगा, समझ गए, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं करोगे, यूजर समझ जाएगा फेक सेलर है, चला जाएगा, स्कैम कर रहा है। तो अभी हमने एक यूजर बनाया hello@gmail.com, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6, तो मैं 7 भी रख रहा हूँ, सही है। लॉगिन करेंगे हम, कह रहा है भाई पासवर्ड सही लगाओ, मैं सामने के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो। तो हम इसको 7 हटाते हैं जरा, और पासवर्ड गलत देते हैं, और सॉरी ईमेल गलत देते हैं, 1 शुरू में लगा देते हैं। लॉगिन इनवैलिड क्रेडेंशियल, अब पासवर्ड भी सही कर देते हैं, ईमेल भी सही कर देते हैं। क्यों गलत आएगा अभी, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, यूजर आ गया हमारे पास, वो ईमेल उसने लॉगिन कर दी hello@gmail.com। दोबारा से एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी ईमेल देते हैं जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, तो इनवैलिड है। तो ये सही चल रहा है। तो हमने क्या किया आज की क्लास में, बेसिक फायरबेस एक लगाई है और उसके साथ हमने ऑथेंटिकेशन को चला के देखा। जितने भी यूजर होंगे यहाँ आएंगे। अभी हेलो के बाद मैंने 1 भी किया था ना, तो इसलिए रियल टाइम अपडेट नहीं होता, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसको रिफ्रेश करोगे तो जितने यूजर होंगे वो सबकी लिस्ट आएंगी।